मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके समक्ष पुनः ज्ञान से परिपूर्ण, अद्भुत, रोचक, लाजवाब लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और पुनः आपका विषय बायोलॉजी ही है और चैप्टर नंबर 9 है। और इस चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक कहावत जान लो कि जब तक सुनील जी खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय है जिंदा, आप बिहार के छात्रगण या भारत के छात्रगण, आपकी तैयारी रहेगी भला चंगा। अब शुरुआत मैं करता हूं बिना राग लपेट के कि विश्व की जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, हर माह जनसंख्या बढ़ रही है, हर वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन भूमि तो नहीं बढ़ रहा है, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। तो यदि हम नई तकनीक से खाद्य उत्पादन में वृद्धि न करें तो बहुत सारे व्यक्ति को भूखे मरना पड़ेगा। इसके लिए नई नई तकनीक ये लाई गई, लाने के प्रयास में है। तो ये ताकि उत्पादन में वृद्धि सतत होता रहे। एक आपको नाम बतलाता हूं, भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी। भ्रूण कहते हैं एम्ब्रायो, स्थानांतरण कहते हैं ट्रांसफर, और प्रौद्योगिकी कहते हैं टेक्नोलॉजी को। उत्तक संवर्धन, ये सब आपको उत्पादन में, फसल उत्पादन में वृद्धि ये लाया। चूंकि मैं काफी गहराई में बतलाऊंगा, इसलिए आपको इसको 2 पार्ट में मैं प्रस्तुत करूंगा, 2 भाग में। हर भाग को आप पूरी तरह से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। आपको टेप में करा दूंगा, ये मेरा वादा है। पशुपालन किसको कहते हैं? तो पशुपालन के तहत जानते हैं सामान्य रूप से, जो पशु को पालने की प्रक्रिया को हम लोग पशुपालन कहते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन पशुपालन के तहत भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी, इसका प्रजनन और देखभाल होता है। और इसलिए करते हैं कि इससे हमको दूध का भी उत्पादन होता है, मांस का भी उत्पादन होता है, और ये व्यापारिक रूप से तो फायदेमंद होता ही होता है, साथ में किसान को इंगेज भी करता है। इसी के अंतर्गत हम लोग पोल्ट्री का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं कक्कुट। मत्स्य पालन का भी नाम आपने सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिशरीज। तो ये सारा शामिल है। तो पशुपालन को हम लोग ब्रॉडर व्यू में लेते हैं, विस्तृत व्यू में लेते हैं। इसमें दूध, अंडा, मांस, कक्कुट में हम लोग कि दूध, अंडा, इसके बाद चलिए पशुपालन के ही तहत यहां पर मांस का भी उत्पादन करते हैं, ऊन का भी उत्पादन करते हैं, रेशम का भी उत्पादन करते हैं, शहद का भी उत्पादन करते हैं। तो एक पशुपालन का व्यापक आधार, जिसमें दूध, अंडा, मांस, ऊन, रेशम, शहद, इन सब का उत्पादन से ये जुड़ जाता है। एक गणना के अनुसार आप आश्चर्य कीजिएगा, जब विश्व के 70% से अधिक पशुधन भारत और चीन के पास है। लेकिन आश्चर्य की बात आपको फिर यहां भी होगी कि विश्व के फॉर्म उत्पादन में, डेयरी टेक्नोलॉजी में इनका योगदान मात्र 25% है। उदाहरण के रूप में मैं आपको देना चाहूंगा कि डेनमार्क की एक गाय 45 से 50 लीटर तक दूध देती है, लेकिन भारत की एक गाय औसतन 8 से 10 लीटर देती है। यदि इसका देखरेख अच्छा से किसान करते हैं तो वर्ष वर्ष का औसत निकाला जाए तो 8 से 10 लीटर ही होता है। आप समझ सकते हैं कि डेनमार्क की एक गाय भारत के 4 गाय के बराबर दूध देती है। उसकी जो बच्चे होते हैं उसकी गुणवत्ता भी उसी रूप की होती है। तो यहां पर एक डेयरी फार्म प्रबंधन, इसको डेयरी मैनेजमेंट के बारे में जाने। डेयरी मैनेजमेंट है कि अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली क्वालिटी की पशु हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, पशुओं की अच्छी देखभाल का व्यवस्था हो, पर्याप्त जल हो, रोगमुक्त वातावरण हो, सूर्य की रोशनी आवे और टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हो, तो उसको हम अच्छा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, उसको हम कहेंगे डेयरी फार्म प्रबंधन कहेंगे। कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है कि पोल्ट्री फार्म कहते हैं। कि कुक्कुट का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं पोल्ट्री। कुक्कुट में ऐसे आते हैं, जिसमें ध्यान रखेगा सिर्फ मुर्गा मुर्गी ही नहीं, कुक्कुट में ऐसे आते हैं पक्षी जिससे हम मांस और अंडा प्राप्त कर सकते हैं। तो डेयरी उद्योग की तरह कुक्कुट मैनेजमेंट में भी, फार्म प्रबंधन में भी उपयुक्त नस्ल का चुनाव, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थिति, सही आहार देना, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई सुथरा
सुथरा रहना चाहिए, सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बर्ड फ्लू की तरह बीमारी न फैले। याद रखिएगा, बर्ड फ्लू जब फैला था सारी दुनिया सकते में आ गई थी, लाखों के लाखों मुर्गा मुर्गी को दफना दिया गया, उसको मिट्टी में दबा दिया गया, करोड़ों मुर्गा मुर्गी को नष्ट कर दिया गया। उस समय व्यक्ति ऐसा हुआ कि मुर्गा मुर्गी खाना बंद कर दिए, अंडा तक खाना बंद कर दिए, जिसके कारण पोल्ट्री फार्म एक तरह से उजड़ गया। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसी में आता है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उत्पादन को बढ़ाना और उनके उत्पाद की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। एक अच्छी नस्ल का पशु के मध्य जब प्रजनन होता है, एक ही नस्ल मान लें एक अच्छी नस्ल का और एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जब हम प्रजनन करते हैं तो उसको कहते हैं अंतः प्रजनन। अंतः माने इनसाइड, तो अंतः की एक ही नस्ल के पशुओं के बीच वो प्रजनन होता है, उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। अब बहिर्संकरण कहते हैं कि जब एक ही नस्ल के भीतर पशुओं का संगम किया जाता है, लेकिन इसमें 4 से 6 पीढ़ी के बीच कोई भी वंशावली में कोई कॉमन ना हो, कोई उसमें उभय पूर्वज ना हो, तो उस स्थिति में उसको हम बहिर्संकरण कहते हैं। प्रजनन की यह विधि अच्छी विधि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इससे दुग्ध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अब यहां पर आते हैं क्रॉसिंग या ब्रीडिंग कराना। इस विधि में क्या करते हैं कि एक अच्छे नस्ल का अच्छे क्वालिटी की नर को लेते हैं और दूसरे तरफ अच्छे क्वालिटी की मादा को लेते हैं और इन दोनों को क्रॉसिंग कराते हैं। इन दोनों की नस्ल से जो पैदा होता है वो अच्छा गुण वाला, जो दोनों का संयुक्त एक ही संतान में दोनों की अच्छाई उसमें शामिल हो जाती है, दोनों की क्वालिटीज शामिल हो जाती है और इसको व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करते हैं। इसको ही हम लोग संकरण कहते हैं, क्रॉसिंग कराना कहते हैं। इसमें आइए आपको थोड़ी हंसी भी आवेगी। मैं सुनील जी खाटी बिहारी का पढ़ाने का शैली ही ऐसा होता है कि अंतः विशिष्ट संकरण। इसमें होता है कि दो विभिन्न प्रजाति, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है कि एक प्रजाति का नर हो और दूसरी प्रजाति का मादा हो और भूलवश संगम हो जाए और तब तो पैदा लेता है, उसको कहते हैं अंतः विशिष्ट संकरण। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, हंसना मत यार, कि घोड़ा और गधी का देखिएगा जो मिलता जुलता आकार होता है, गधी थोड़ी छोटी होती है, घोड़ा मिस्टेक से उसको घोड़ी समझ करके और फिर यदि मेटिंग कर लेता है तो उस स्थिति में जो जन्म होता है उसको खच्चर कहते हैं। खच्चर ढीठ होता है। गांव में आप देखिएगा इसको अर्धगाली भी माना जाता है, तो अर्धगाली भी माना जाता है। तो ये अंतः विशिष्ट संकरण ये उतनी प्रचलित नहीं है। अब यहां पर आप एक टर्म जान लीजिए, कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल, वीर्य सेचन इसको सीमेन कहते हैं। तो सीमेन को जैसे गाय में कंट्रोल्ड रूप से प्रजनन का प्रयोग करके और तब जो संतति उत्पन्न की जाती है, तब जो जानवर की संतान उत्पन्न की जाती है, इसको कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। इसमें नर का चयन एक जनक के रूप में कर लिया जाता है, उनके वीर्य को इकट्ठा कर लिया जाता है जिसको सीमेन कहते हैं, और फिर जो चयनित मादा होती है उनके जनन पथ में उसको डाल देते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वीर्य का प्रयोग तुरंत होना चाहिए अथवा उसको हिमीकृत होना चाहिए, उसको फ्रिज में रखना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा गांव में वेटनरी डॉक्टर एक बोतल रखते हैं और उस बोतल में ही उसको रखते हैं जहां पर ठंडा रहता है। जब खोला जाता है तो उसमें से बर्फ से एक भाप की तरह निकलते रहता है और उसको बर्फ में डाल करके रखा जाता है ताकि सीमेन खराब ना हो। गांव में ये धड़ल्ले चलता है। अगला जो पद हम लोग को पढ़ना है उसको मधुमक्खी पालन के रूप में जानते हैं। मधुमक्खी, प्राचीन काल से ही मधुमक्खी पालन कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। शहद अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होता है। आयुर्वेद में तो इसका प्रयोग धड़ल्ले से बतलाया गया है। शहद स्वास्थ्यवर्धक है, काफी ऊर्जा क्रिएट करता है, पैदा करता है। मधुमक्खियां से मोम भी पैदा होती है जिसका पॉलिश करने के उद्योग में हम प्रयोग करते हैं। कांतिवर्धक वस्तुओं को तैयारी में, कांति कहते हैं चेहरा गोराई बढ़ेगा, चेहरा में ग्लेजनेस आवेगा। आप देखते होइएगा 12th में लड़की उड़की को देखते हुए बड़ी सुंदर, देखने में खूबसूरत लगती है और आप आकर्षित भी हो जाइएगा। चेहरा में ग्लेजिंग होता है, अरे भैया ऐसा मत करना, पढ़ाई में ध्यान लगाना, इस तरह की तुम
नेचर न रखो एकदम पूर्ण पर, लेकिन आप देखिएगा ग्लेजिंग के चेहरा में रहता है। वहां पर जो आप देखिएगा कि जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज उसमें बहुत सारे मोम से भी बनाए जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी पालन अब आय देने वाला व्यवसाय बन चुका है। ये जंगल झाड़ी में, फलों के बगीचे में, लहलहाती फसल के बीच मधुमक्खी पालन का प्रचलन बढ़ चुका है। लेकिन यहां पर कुछ चीज की आवश्यकता होती है, ये ज्ञान होना चाहिए। मधुमक्खी की प्रकृति, स्वभाव का ज्ञान, मधुमक्खी की छत्ते को कैसे रखे, मधुमक्खी के छत्ते को कहां पर रखा जाए, किस मौसम में रखा जाए, विभिन्न मौसम में छत्ते का प्रबंधन कैसे करें, इन सब पर ज्ञान परिपूर्ण होनी चाहिए, तभी आप सफल होइएगा। फिर इसका किस तरह से निष्कर्षण किया जाए, किस तरह से इसका व्यापारिक उत्पादन के रूप में इसको हम अधिक से अधिक बढ़ावे, इन सब चीज का ज्ञान रहना चाहिए। एक और टर्म जो आपके लिए, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अवधारणा क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आपको जो बतलाऊंगा टेप करा दूंगा और आपके मस्तिष्क से लेकर के हृदय तक उसको दफन कर दूंगा, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो आप उसका प्रयोग कर सके। मत्स्यिकी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिशरीज। मत्स्यिकी भी एक प्रकार का उद्योग बन गया है। इसमें अंतर्गत सिर्फ मछली पकड़ना ही अब नहीं आता है, उसका प्रोसेसिंग करना, उसको बेचना, और इसके तहत झींगा को भी पकड़ा जाता है, केकड़ा भी पकड़ना आता है। और मछलियां दोनों तरह की, जो कह सकते हैं कि मीठी जल में, जैसे तालाब हुआ, नाला हुआ, नदी हुआ, इसमें पाया जाता है, जैसे हिल्सा हुआ, सरडाइन हुआ, मैक्रेल हुआ, कतला हुआ, रेहू हुआ, ये अलवणीय जल में पाया जाता है। हिल्सा नहीं, यहां क्षमा चाहूंगा, ये आपको कतला, रेहू, ये सब आपको पाया जाता है। जबकि यहां पर मैं सुधार कर लेना चाहूंगा, कतला, रेहू, ये सब आपको मीठी जल में पाया जाता है, अलवणीय में, जबकि हिल्सा, सरडाइन, मैक्रेल, ये सब समुद्री मछली है, लेकिन ये भी खाई जाती है। आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति। ये खाद्य उत्पादन को अचानक बढ़ाने में ये एक क्रांति के रूप में लाया गया था, जो भारत में 1967 से 68, 68 से 69 और 69, इसमें कि हम कह सकते हैं 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच लाया गया था। और MS स्वामीनाथन के कहा जाता है, जो भारत में इसको बढ़ाने में, हरित क्रांति लाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। हरित क्रांति कहते हैं कि फसल का उचित उर्वरक, उचित बीज, सही कीटनाशक का प्रयोग करके और प्रति हेक्टेयर में उत्पादन बहुत बढ़ा दिया गया, तो उसको हरित क्रांति कहा गया। इसका असर मुख्य रूप से गेहूं पर पड़ा था। उसी तरह से फिशरीज के क्षेत्र में नीली क्रांति आया, इसका नाम नीली क्रांति। याद रखना, हरित क्रांति खाद्य फसल के क्षेत्र में, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, ये भी याद रखना। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, खींच के मारूंगा, 10 मारूंगा, गिनूंगा 1, याद रखना। और नीली क्रांति मत्स्य के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, याद रखोगे। पूछ रहा, अरे जल्दी बता, नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही तुमने जवाब दिया, ये जुड़ा हुआ है मछली से, मत्स्य उत्पादन से, बिल्कुल सही, बहुत खुशी की बात है। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि पादप का प्रजनन, इसी तरह से प्लांट की भी ब्रीडिंग पर ध्यान दिया गया। तो प्लांट की ब्रीडिंग में क्या किया कि सीमित खेत में अच्छी बीज, अच्छी उर्वरक, संतुलित कीटनाशक का प्रयोग करके कृषि के उपज को बढ़ाना, यही प्लांट के पादप प्रजनन का था। और इसमें जब बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली गई तो उसी को हरित क्रांति कहते हैं। पादप प्रजनन जो किया जाता है, इसमें इन सब चीज का हमने उपयोग किया था, अनुवांशिकी का, जीव विज्ञान का, उत्तक संवर्धन का, इन सब का प्रयोग किया गया। इससे ऐसा फसल तैयार किया गया जो नेचर के साथ टिका रहे, लवणता को भी झेल ले, ताप को भी झेल ले, सूखा को भी झेल ले और पानी को भी बर्दाश्त कर ले। इस तरह का फसल तैयार करने की कोशिश की गई। विषाणु, कवक, जीवाणु के प्रति उसका प्रतिरोधक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज उसमें इंपार्ट करने की कोशिश की गई थी। तो फसल की नई अनुवांशिक नस्ल को लाने में ये सब चीज का आवश्यक रूप से इसको शामिल किया गया। एक थी परिवर्तनशीलता का संग्रह, इसको जेनेटिक चेंज भी कहते हैं। जेनेटिक चेंज, अनुवांशिक परिवर्तन उसमें लाया गया कि किसी भी, ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक चेंज जब पौधा में लाया गया, बीज में लाया गया,
तो ये प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार बना। बहुत से फसल में जेनेटिक चेंजेस जब लाई गई, और वो लाई गई कहां से, तो जंगली प्रजाति से ये प्राप्त किया गया। उस पौधे के बीज में एक जनन द्रव होता था जिसको कहते हैं जर्म प्लाज्म। क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म। इसमें जर्म प्लाज्म उसको कहते हैं। इसको जनन द्रव का संग्रहण किया जाता था, और फिर दूसरे चरण में इनका मूल्यांकन किया जाता था, मार्किंग किया जाता था, और फिर चयन किया जाता था। जनन द्रव का, जर्म प्लाज्म को मार्किंग करके, और पौधे के जो आवश्यक लक्षण था, जो हमको चाहिए था, उसको निर्धारित करके, और फिर चयनित प्लांट को, पादपों को बहुगुणित कर देते थे। बहुगुणित की मीन्स हजारों हजार में उसको तैयार करके, और फिर उसको क्रॉसिंग की प्रक्रिया की जाती थी, और क्रॉस कराने के बाद जो शुद्ध वंशक्रम तैयार होता था, ये दूसरा चरण पूरा कर देता था। तीसरे चरण में क्या करते थे कि जब आवश्यक लक्षण वाले जनक को ऐड करते थे, संयोजित करते थे। जैसे मान लीजिए कि कुछ पौधा होता था जिसमें उच्च प्रोटीन वाले गुणवत्ता होते थे, कुछ में रोग निरोधक क्षमता होते थे, तो इन दोनों को इसमें संकरण द्वारा कोशिश करते थे कि ऐसा हम क्रॉस ब्रीडिंग पैदा करें जिसमें ये अनुवांशिक वांछित लक्षण एक ही जगह शामिल हो जाए। और इसके कारण क्या हुआ कि जो आता था उसमें दोनों गुण, जैसे उच्च प्रोटीन भी आ जाता था और रोग निरोधक गुण भी आ जाता था। हालांकि इसमें कई तरह की विधियों को अप्लाई किए। एक विधि थोड़ा सा कठिन होता था कि जैसे पौधे के परागन को संग्रहण करके नर जनक के रूप में उसको चुना जाता था, और मादा पौधे के वर्तिकाग्र, आप दूसरे चैप्टर को जब बतलाया जाएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल बतलाऊंगा, उसमें कोशिश किया गया। लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य हुआ। हजारों क्रॉसिंग के बाद कभी एक वांछनीय पैदा होता था, तो ये उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन और भी विधि से इन सबको क्रॉसिंग कराया गया। तब जो नया चयनित वंशक्रम आया, उसके उत्पादन और क्वालिटी, जो उसकी विशेषता होती थी, रोग प्रतिरोधकता के आधार पर हो, चाहे अच्छा उपज के आधार पर हो, चाहे उसमें नई नई चीज शामिल करने के आधार पर हो, पहले उगा करके उसको देखा जाता था। कहाँ? तो जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज होता था, जहाँ की उपज बहुत अच्छी होती थी, जहाँ पर आदर्श भूमि होता था, उर्वरक की व्यवस्था होती थी, सिंचाई की व्यवस्था होती थी। और यहाँ पर आमतौर पर आप देखिएगा समस्तीपुर के निकट पूषा है, दिल्ली में भी एक पूषा स्थान है नाम, तो वहां पर जहां पर आपको अच्छा उपज की स्थिति रहती थी, जब वहां पर देख लिया जाता था तो फिर उसको मूल्यांकन करने के बाद पौधे का परीक्षण देश भर में अलग अलग किसान के खेत में उसका प्रयोग किया जाता था, और कम से कम तीन अलग अलग मौसम में देख लिया जाता था। यदि सफल होता था तो फिर उसका कॉमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण शुरू कर दिया जाता था। इस तरह से फसल में भी क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक के सचेष्ट प्रयास के बाद इसमें बेहतर वृद्धि हुई। और इसमें एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जिसने विश्व में यह हरित क्रांति लाने का उसको श्रेय जाता है। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी कारा बराबर पूछता है, उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। याद रखोगे क्या नाम? नॉर्मन ई बोरलॉग। कहाँ के थे? जहां पर इनका जन्म हुआ था, मैक्सिको में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। विश्व में हरित क्रांति लाने का जनक इन्हीं को माना जाता है। भारत में इसके जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, नहीं खींच के मारूंगा, 10 मारूंगा, गिनूंगा, एक भूलना मत भैया। मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं, बराबर पूछता है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने अच्छी क्वालिटी की बीज पैदा किया, और उससे वो ऐसा बीज था जो काफी अच्छा उपज देता था। प्रतिकूल मौसम में भी वो अच्छी उपज देता था, पानी को भी झेल लेता था, धूप को भी बर्दाश्त कर लेता था, गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता था, इन सारी चीज को अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति को भी झेल लेता था। तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति में विश्व में लाने का उसको श्रेय दिया जाता है। मैं सुनील जी खाटी बिहारी इस पहले भाग में यहीं पर आपसे विदा ले रहा हूं, और मैं बहुत जल्दी आपके इंटर 12th के चैप्टर नंबर 9 का दूसरा भाग लेकर के मैं आपको बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। और तब तक मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपसे इजाजत चाहूंगा, विदा लेने का इजाजत चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अबे यार
सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल फ्री है, इसको सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट कर, अपने मित्रों में बता। ये साल लाजवाब ढंग से बतलाऊंगा कि जब तक तू जीवित रहेगा, जब तक तू जीवित रहेगा, तेरे मस्तिष्क में ये टेप रहेगा, हृदय में ये बिल्कुल, जब चाहोगे ये तुम्हारे हृदय में उतार दूंगा और जब चाहोगे तब तुम इसका इस्तेमाल करोगे। और सुनील जी खाटी बिहारी आपका अपना है, हर छात्रों के लिए बना है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना ये मेरा लक्ष्य। मैं चाहता हूं बिहार का हर छात्र 90%, 80 से 90% अंक लाए। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।